हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस क्लास 12th के सीरीज़ में हम लोग क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल SR Academy 2M पर कराई जा रही है। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो आप लोग इससे पहले जाकर हमारी वीडियो को देख लें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं तो आप ज़रा सुन लीजिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। जो बच्चे इस बार 12 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था और इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 12 के हर एक सब्जेक्ट को बता रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। उन सभी चीज़ों की तैयारी हमारे एक ही चैनल यानी इस चैनल पर आप लोग को कराई जा रही है। जैसा आप जानते होंगे, आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर का जो है आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा रहा है और 50 नंबर का जो है आपका सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। साथ ही साथ 20 नंबर जो है आपका इंटरनल असेसमेंट यानी कि कॉलेज की तरफ से मिलेगा। और आप लोग ये जानते हैं कि जो आप लोग का जो 50 नंबर का है उसमें आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बटा हुआ है। एक आपका जो है 2 मार्क्स का है जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है। एक आपका 3 मार्क्स का है जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और एक है आपका 5 मार्क्स का जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। तो हम लोग जो है इसी पैटर्न पर आप लोग का काम कर रहे हैं और 2025 में जितना भी एग्ज़ाम में आने वाला है उन सभी क्वेश्चंस की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। और इस चीज़ की हम लोग गारंटी ले रहे हैं कि यहाँ पे जो भी चैनल पे कराया जाएगा इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक चीज़ और भी आप लोग ध्यान से सुनिए, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी उसका ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो कंप्लीट कर दिया था सीरीज़ में। साथ ही साथ उसका सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी कंप्लीट कर दिए थे। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हिस्ट्री का 5 मार्क्स का पहला सेट होगा। आप भरोसा रखिए कि यहाँ जितना सवाल कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम में से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। आशा है कि अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो उनको सारी बातें समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे आप जैसे ही पहुँचोगे तो आपको पहला और दूसरा में ही 2025 का सीरीज़ मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की सीरीज़ को लेकर है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, आपको सारी वीडियो जो मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग को हमारा चैनल का बताया गया वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, इससे हमें थोड़ा खुशी मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है SR Academy 2M। आज हम लोग हिस्ट्री का पहला सेट देखने वाले हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी कितना नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आप समझ रहे होंगे जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आंसर जो है बड़ा बड़ा होना चाहिए, कम से कम 5 पॉइंट या 5 पैरा में होना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था इसमें गांधी जी की क्या क्या भूमिकाएं थी, क्या क्या उसका महत्व था, हमें इनके बारे में पता करना है ना। तो चलिए देखिए आंसर बताते हैं। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रमुख नेता माना जाता है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लाखों भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया था। यानी कि वो एकजुट करने में काफ़ी माहिर थे और गांधी जी के संपर्क में बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए थे। अब आगे देखते हैं कि गांधी जी के योगदान के कुछ प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है सत्याग्रह का सिद्धांत, यानी सत्याग्रह का सिद्धांत किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। गांधी जी ने अहिंसक विरोध पर एक अनूठा तरीका अपनाया था जिसे सत्याग्रह विकसित किया गया, यानी जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध करके बदलाव लाया जा सकता था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। तो जन आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े पैमाने पर जन आंदोलन चलाया और इन आंदोलनों में लाखों भारतीय जो है वो भाग लिए हैं। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं सामाजिक सुधार। गांधी जी का ये भी महत्व रहा है।
गांधी जी ने अनेक राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधारों में भी जोर दिया था। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी। अंतर्राष्ट्रीय विख्याति, गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा ने दुनिया भर में प्रभाव डाला। उन्हें शांति का पुरस्कार भी मिला था। तो ये आप लोगों को कुल मिलाकर जो है 4 पॉइंट लिखवाए हैं और 1 नंबर जो ऊपर से मिलेगा, यानी कि 5 नंबर के लिए ये आंसर सटीक है। ठीक है, एक आपका छोटा सा डेफिनेशन है और इसमें 4, इसे तो गांधी जी ने अपना और भी योगदान दिया है, लेकिन हमने 4 बताया है। पहला क्या था? सत्याग्रह का सिद्धांत, दूसरा है जन आंदोलन, तीसरा है सामाजिक सुधार और पांचवा क्या था, चौथा क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। तो ये आप लोग का 5 पॉइंट है, जो कि आंसर काफ़ी क्लियर बनता है और ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल जो है पूछा गया है, पूछा जाता भी है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, मॉडल्स पेपर में भी है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में भी ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय विजयनगर के महान शासक थे कैसे, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, तो वो महान कैसे थे, इनके बारे में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनकी महानता के कई कारण थे। चलिए कारण देखते हैं। पहला कारण है इसका सैन्य शक्ति। तो उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। उन्होंने कई युद्ध जीते और साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरा आते हैं तो कला और साहित्य के संरक्षण। वे कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने तेलुगु साहित्य को बहुत प्रभावित किया था, यानी प्रदर्शित किया था या समृद्ध किया था। ठीक है, और अमुक्त कल्याण नामक एक महान महाकाव्य की रचना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर आते हैं अगला में। तो अगला पॉइंट है शासन। उनका शासन कुशलता जो है बहुत अच्छी थी, यानी उन्होंने एक कुशल शासक के रूप में अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाया था। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योगों पर बढ़ावा दिया था। ठीक है, आगे आते हैं सहिष्णुता, यानी कि उनके धर्म को लेकर। ठीक है ना, वे सभी धर्मों के लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने अपने दरबार में सभी धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया था। तो कुछ कुछ मेन बातें थी, ऐसे तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने अपने जीवन काल में किया था। आगे एक क्वेश्चन और आएगा, उसके जीवन काल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के महान शासक में से थे, क्योंकि उनकी सैन्य शक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। साथ साथ वो कला के बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे। शासन व्यवस्था उनकी बहुत समृद्ध थी। साथ ही साथ वो दूसरे धर्मों को भी सम्मान दिया करते थे। तो ये कुछ मेन कारण था जिसके कारण जो लोग उनके समर्थन होते थे और उनका साथ देते थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल-बरूनी की व्याख्या का वर्णन करें, यानी कि अल-बरूनी ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अपना क्या राय दिया, इसके बारे में बताना है। आंसर आते हैं, अल-बरूनी जो है 11वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान था, जिन्होंने भारत में काफ़ी समय बिताया। उन्होंने भारत के समाज, संस्कृति और धर्म पर गहन अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो देखते हैं अल-बरूनी के अनुसार क्या क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं। पहला आते हैं तो वर्ण व्यवस्था। अल-बरूनी ने वर्ण व्यवस्था को एक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों का उल्लेख किया। इसमें उन्हें इन वर्गों के कर्तव्य और अधिकारों के बारे में भी बताया था। दूसरा आते हैं जाति व्यवस्था। अल-बरूनी ने वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जाति व्यवस्था का भी उल्लेख किया था। उन्होंने बताया कि जातियां वर्णों से अलग होती है और इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। उसने जाति के बीच विवाह और भोजन संबंधी नियमों का भी उल्लेख किया था। तीसरा पॉइंट पे आते हैं तो वर्ण और जाति में अंतर। अल-बरूनी ने वर्ण और जाति में अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वर्ण एक आदर्श व्यवस्था है जो धर्म पर आधारित है, जबकि जातियां एक सामाजिक व्यवस्था है जो जन पर आधारित होती है। ठीक है ना, यानी एक धर्म पर और एक जन पर आधारित होती है। अगला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, जाति व्यवस्था की जटिलता। अल-बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को बहुत ही जटिल बताया। उन्होंने कहा कि जातियों की संख्या बहुत अधिक है और इनके बीच अनेक उपजातियां भी मौजूद है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में इनके बारे में पूरी तरह से डिटेल बताया था। आप उस पुस्तक को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पुस्तक बड़े ग्रंथों के तौर पर रखी गई है।
तो अल बरूनी के अनुसार कुछ मेन बातें थी यहाँ पे, तो आपको 4-5 पॉइंट लिखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मगध जो है वो एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण थे, तो उनके बारे में बताना है। तो इसके तो अनेक ऐसे कारण थे, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिखा है, आप लोग जरूर इसको देख लीजिए एक बार। चलिए आंसर देखते हैं। मगध साम्राज्य भारत के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी शक्ति के कई कारण थे। चलिए पहला शक्ति का कारण देखते हैं, भौगोलिक स्थिति। मगध जो है प्राकृतिक रूप से किलेबंदी वाले क्षेत्रों में स्थित है। यह गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसमें इसे व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। यह पहली स्थिति इसकी थी। दूसरा है खनिज संसाधन। मगध में लोहे के अयस्क के विशाल भंडार थे, जिसमें इन्हें शक्तिशाली हथियार बनाने में समर्थ मिला। कृषि की अगर बात करते हैं तो उपजाऊ भूमि और नदियों की उपस्थिति के कारण मगध में कृषि समृद्ध थी, जिससे खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई थी। आगे आते हैं सेना में। तो मगध के शासकों ने एक महत्वपूर्ण सेना का निर्माण किया था, जिसमें इसे अपने पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हुआ था। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, राजनीतिक स्थिरता। मगध के शासकों ने एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित की थी, जिसके राजनीतिक स्थिरता और विकास को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जिसके कारण मगध जो है शक्तिशाली बना हुआ था। पहला पॉइंट, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ क्या था, खनिज व्यवस्था पाई जाती थी, नदी के बीच होने के कारण कृषि व्यवस्था अच्छी होती थी, सेना की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, राजनीतिक स्थिरता भी यहाँ पे मौजूद थी। यानी कि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है इसके बारे में, है ना, किसी भी साम्राज्य का विकास नहीं हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो मगध में क्या है कि भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, तो उनको दूसरे संसाधनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, और अदर चीज़ों के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा था। तो ये आप लोगों का जो है 4 सवाल हुआ। 5वां सवाल पर आते हैं। तो मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें। मोहनजोदाड़ो यानी मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। यह शहर अपनी अद्भुत नगर नियोजन और उन्नत सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं, यानी कि पहला विशेषता आते हैं तो नगर योजना। शहर को बेहद व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। इसमें चौड़ी सड़कें, ईंटों से बनी मकानें और एक विकसित नाव प्रणाली थी। नाव का मतलब है नाल वाली, यानी कि नगर नगर प्रणाली थी, ठीक है ना। स्नानागार, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में स्नानागार के भी अवशेष मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के इंजीनियर कितने उत्तम थे। स्नानागार यानी कि वहाँ पे कृषि को दर्शाया गया है। शहर में जो है अनाज संरक्षण के लिए विशाल स्नानागार बनाया गया था। सॉरी, स्नानागार नहीं, अनागार, है ना। स्नानागार तो वहाँ पे था ही, साथ साथ अनागार यानी कि अन्न को रखने के लिए घर बनाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं कला और शिल्प में, तो मोहनजोदड़ो से मिली मोहरे, मूर्तियाँ और अन्य कलाकृतियाँ उस समय की जो उच्च स्तरीय कला और शिल्प का प्रमाण देती है। यहाँ पे आते हैं व्यापार को लेकर। तो मोहनजोदड़ो के लोग दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे, जैसे कि यहाँ मिले विशेष व्यापारिक के साक्ष्य पता चलता है, मैंने विदेशी व्यापार के साक्ष्य पता चलता है। तो ये उसकी उन्नत सभ्यता को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज जो हम लोग हैं 5 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। आशा करते हैं वो सारा 5 सवाल जो आपको समझ में आ रहा होगा। जितना भी सवाल यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं उसे आप प्लीज़ एक नोट कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। अगर आप लिखोगे तो आप लोगों के लिए, यानी कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, कोई भी चैनल आपको जो है इस तरह से गारंटी नहीं देता है कि हमारे चैनल पर कराया गया हर एक सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा। हमारे चैनल की जो टीम है उन्होंने इस चीज़ की गारंटी दी है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई जाएगी इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन कर। देखिए, अभी कृष्णदेव के राय के बारे में बताए थे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हम लोग डिस्कस किए थे ना। तो यहीं पर है कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। देखते हैं आंसर। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से थे। उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। उन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। अब इसका योगदान देखते हैं। पहला आते हैं सैन्य विजय पर। आंसर देखते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में 14 युद्ध लड़े। कौन? यानी कि जो कृष्णदेव राय हैं उन्होंने पूरी जिंदगी में 14 युद्ध लड़े और सभी पे विजय प्राप्त किया था। दूसरा पॉइंट में देखिए, युद्ध सेना में ही है।
बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ये इनकी कुशलता थी। उड़ीसा पर आक्रमण कर उदयगिरी का किला जीता था। सांस्कृतिक योगदान की अगर बात करते हैं तो तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे कौन? कृष्णदेवराय जो हैं वो तेलुगु साहित्य के महान विद्वानों में से एक थे। अगला पॉइंट बात करते हैं, अमुक्त माल्याद नामक महाकाव्य की रचना भी इनके द्वारा की गई थी। संस्कृत में जम्बीवती कल्याण नामक नाटक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण भी इन्होंने ही दिया था। यानी ये महान शासकों में से एक थे। राज्य का विस्तार अगर बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य को एक मजबूत और समृद्ध राज्य माना जाता है। यहाँ पर कृषि, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे विशाल मंदिर के साथ साथ विशाल भवन भी है। अब देखिए ये इतने ज़्यादा महान थे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बताया। ये एक्स्ट्रा बात हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कुछ अलग बात लिखवा दिए थे कि कृष्णदेव राय इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि बाबर ने भी अपनी किताब में उसके बारे में बताया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करना है। इससे पहले 3 नंबर में या 2 नंबर में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ बताए भी थे। चलिए देखते हैं। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इसके कुछ प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार से थे। पहला में आते हैं, पहला में लिखा हुआ है कि समाज में एकता। तो भक्ति संतों ने जाति और छुआछूत यानी जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया और सभी को ईश्वर का भक्ति मनाने का यानी मानने पर जोर दिया। एक ही भक्ति को यानी एक ईश्वर का भक्त बनने में जोर दिया था। इससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ी, ठीक है। दूसरा आते हैं क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। तो भक्ति संतों ने अपनी रचनाएं संस्कृत के बजाय क्षेत्रीय भाषा में भी किया था, जिससे इन भाषाओं का विकास हुआ और साहित्य समृद्ध हुआ। संगीत और कला का विकास। तो भक्ति आंदोलन ने संगीत और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भक्ति गीत ने लोगों को भावुक किया और धार्मिक भावनाओं को प्रेरित किया था। आगे बढ़ते हैं, नारी सशक्तिकरण। भक्ति संतों ने नारी को ईश्वर के शक्ति के रूप में देखा और महिलाओं को धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे बढ़ते हैं, हिंदू धर्म में बदलाव। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में बदलाव लाया। कर्म कांडों के महत्व को कम करके भक्ति पर जोर दिया गया। ये कुछ मेन पॉइंट्स था जिनके बारे में आपको हम बताएं जो भक्ति आंदोलन को लेकर आता। आपको इसमें से कोई भी 5 पॉइंट लिखना है। अगर 5 नंबर का रहेगा तो 5 पॉइंट, 3 नंबर रहेगा तो 3 पॉइंट और 2 नंबर का रहेगा तो 2 पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 8 पे। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करें। देखिए ये जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इस सवाल में गौतम बुद्ध के अधिकतर जीवनी के बारे में हम लिखवा चुके हैं। आप एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है। गौतम बुद्ध जो है एक महान भारतीय संत थे जिनके विचारों ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया था, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म का संस्थापना किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। इनके जीवन परिचय पर बात करते हैं तो इनका जो जन्म है लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी कहाँ मौजूद है? नेपाल में मौजूद है। इनके परिवार की बात करते हैं तो शाक्य कुल के राजकुमार थे और इनके पिताश्री जो थे वो एक शक्तिशाली राजा थे, ठीक है ना। बचपन में बात करते हैं तो इन्हें जो है एक राजकुमारों की तरह पाला गया था और इनके पास कोई भी सुख सुविधा की जो है कमी नहीं थी। अब इन्होंने क्या हुआ, जब 29 वर्ष की आयु में पहुंचे, जब इनकी उम्र 29 वर्ष की आयु में हुई तो इन्होंने अपने जीवन में कुछ कुछ चीज़ों को देखा, जैसे दुख क्या होता है, बुजुर्ग क्या होता है, बूढ़ापन क्या होता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बुजुर्ग नहीं देखा था, इन्हें दुखों के बारे में मालूम ही नहीं था। इसलिए जब इन्हें ये चीज़ का पता हुआ तो उन्होंने घर और द्वार यानी कि सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़े। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। तो इन्होंने तपस्या की, तो तपस्या कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन बोधगया में
एक नदी है जिनका नाम है निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उसी जगह पर हुआ। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस समय उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और बुद्ध का मतलब होता है जागृत व्यक्ति जो जाग चुका है। ठीक है। अब इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं तो इन्होंने अपने जीवन में 4 प्रमुख शिक्षाएं दी है। पहला शिक्षा क्या है? दुख, जीवन दुख से भरा। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है दुख का कारण लोभ, क्रोध और मोह दुख का कारण होता है। यानी देखिए, पहला पॉइंट इन्होंने बताया है जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। दूसरा कारण बताया है कि जो दुख होता है उसका कारण क्या है? लोभ। जब लोभ इंसानों में आता है तो दुख बढ़ जाता है। क्रोध और मोह। अगर व्यक्ति इन तीनों चीजों को छोड़ दे तो वह व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। अब उन्होंने ये भी बताया है दुख का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो इन कारणों को खत्म करने में दुख की मुक्ति पाई जा सकती है। यानी कि ऊपर जो वर्णित जो कारण है अगर उन्हें खत्म कर दिया जाए तो मुक्ति पाया जा सकता है। अब इसके लिए क्या करना? अष्टांगिक सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। तो अष्टांगिक सिद्धांत क्या है? देखिए, हम नोट में लिख दिए हैं, आपको आंसर वहीं तक क्लियर हो चुका है। अष्टांगिक मार्ग में समय दृष्टि यानी कि कुछ जो नियम होते हैं उसे बताया गया है। इसको व्यक्ति अगर कोई अपनाता है तो वो दुनिया के मोह माया से जो है अलग हो जाता है। एक हमने एक्स्ट्रा बात इसमें लिख दी है कि बुद्ध के शिक्षकों का क्या नाम था। तो इन्होंने 2 जगह पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षकों को लिया था। पहला नाम था आलार कलाम। बुद्ध ने संसारिक यानी संन्यास लेने के बाद सबसे पहला जो है इनके पास अपनी शिक्षा ली थी। और उसके बाद क्या हुआ था? उदका रामपुत्र। आलाम के बाद उन्होंने इनके पास जो है शिक्षा लेने के लिए गए थे। यानी कि अगर इतिहास को देखा जाए तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2 व्यक्तियों के पास गए थे, लेकिन उन्हें पूरी शिक्षा तो प्राप्त नहीं हुई। उन्हें जब अपने अंदर झांका तो उन्हें शिक्षा की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, ये भी एक्स्ट्रा बातें कभी कभी ये पूछ देता हूँ उनके शिक्षकों का नाम, तो एक्स्ट्रा बातें हैं। आंसर जो है आपका यहीं तक खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल विद्रोह के बारे में बताइए। देखिए, संथाल विद्रोह जो एग्जाम में ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहता है और ये अधिकतर बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। आंसर देखते हैं। संथाल विद्रोह जो है जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है 19वीं सदी के मध्य में भारत में ब्रिटेन शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्य रूप से संथाल राजनीति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों और महाजनों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ किया गया था। अब देखिए विद्रोह का क्या क्या कारण था। पहला था भूमि हरण। ब्रिटिश शासक के दौरान संथालों की पारंपरिक भूमि को जमींदारों और महाजनों द्वारा जबरन हड़प लिया गया था, इसलिए यह विद्रोह शुरू हुआ था। अब देखिए इसमें शोषण हो रहा था। संथालों को ऋण देकर और फिर अत्यधिक ब्याज वसूल कर उसका शोषण किया जा रहा था। मजदूरी की अगर बात करते उन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए रखा गया था। सांस्कृतिक अगर उत्पीड़न की बात करते हैं तो उनके रीति रिवाजों को जो है उन्हें अपमानित किया जा रहा था, तो जिस कारण लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और स्वराज नीतियां जो कुछ इस प्रकार की थी, ब्रिटिश शासक की स्वराज नीतियां जो है संथालों की बहुत ज़्यादा कठोर थी। यानी संथाल जो है उन सरकार संथाल के लिए कुछ कर ही नहीं रही थी, इसलिए यह विद्रोह शुरू किया गया था। एक पॉइंट यहाँ पे है कि विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था। आप जानते हैं संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू। इनका पूरा नाम क्या है? सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू दोनों भाई थे जिन्होंने इनका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और उन्होंने लगभग 60,000 संथालों को एकजुट करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। तो ये आप लोग का शॉर्ट नोट है, आप इसके बारे में अगर एग्जाम में आता है 5 नंबर में तो आप इसे पूरा लिखिएगा। चलिए आज का अंतिम सवाल पर आते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और छूट गया है। विद्रोह की कुछ कुछ प्रमुख घटनाएं आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कि 30 जून 1855 में विद्रोह आरंभ हुआ था और यह विद्रोह में क्या है, गुरिल्ला युद्ध का भी निर्माण किया गया था जो संथालियों ने किया था। लास्ट सवाल पर आते हैं। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे? अकबर के बारे में तो आंसर देखते हैं। अकबर को अक्सर एक राष्ट्रीय शासक माना जाता है, इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण पे आते हैं तो धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि धर्म के आधार पर वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। अकबर ने सभी धर्मों को सम्मान किया और धार्मिक
सहिष्णुता की नीति अपनाई, माने कि इसका मतलब होता है सभी को अपनाना, सभी धर्मों को अपनाना। उन्होंने दीन इलाही नामक एक नया धर्म की स्थापना की जिसका उद्देश्य सभी धर्मों को एक मंच पर लाना था। दूसरा बात करते हैं तो सांस्कृतिक एकता। अकबर ने विभिन्न संस्कृतियों और कलाओं को प्रोत्साहित किया। उसने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों की जातियों के लोगों को शामिल किया और कला साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तीसरा पॉइंट में है केंद्रीकृत शासन। अकबर ने एक महत्वपूर्ण केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की जिससे पूरे मुगल साम्राज्य में एकता और स्थिरता लाई। आगे बात करते हैं सैन्य शक्ति। अकबर एक कुशल सेनापति था और उसने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। अंतिम पॉइंट पर आते हैं। अकबर ने कई सामाजिक सुधार किए जिससे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, फिर विधवा पुनर्विवाह पर प्रोत्साहित किया था। तो कुछ कुछ ऐसे थे जिन्हें उन्होंने रोका था। तो ये आप लोग का जो है कुल 5 पॉइंट्स आपको लिखना था, जो कि 5 पॉइंट इसमें लिखवाया गया है। सटीक आपके एग्जाम में जैसा आता है, देखिए वापस से बोलेंगे, 5 नंबर का रहेगा तो 5 पॉइंट या 5 पैरा में लिखिएगा। 2 नंबर का रहेगा 2 पॉइंट बनाइएगा। इससे क्या है कि नंबर पूरी तरह से क्लियर मिलता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने इस सेट में 10 क्वेश्चन, यानी पहला सेट में 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा सेट, तीसरा सेट, फिर चौथा सेट, इस तरह से करते हुए कुछ सेट लाएंगे और वो तब तक लाएंगे सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए। और इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर आप लोग को जो है अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि हमारी टीम उस सब्जेक्ट पर मेहनत करती है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल के साथ बन जाइए, जुड़ जाइए। साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त सर्कल है, आप सभी को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि वो बच्चे भी जो है हमारे चैनल पर पढ़ाई कर सकें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,